So, hello everyone, welcome in AgriUg coaching classes. This is Siddharth Soni, डायरेक्टर ऑफ एग्रीउग कोचिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीउग कोचिंग क्लासेस के द्वारा जो एक मॉडल पेपर बनाया गया है, मॉडल प्रैक्टिस पेपर है बेसिकली ये, फॉर द लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट ASRB नेट एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज ओनली द मॉडल पेपर जिसमें मैंने मोस्ट IMP क्वेश्चंस को रखा है, कुछ PYQs को ऐड किया है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी रखा है। तो इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग, जो एग्जाम का पैटर्न है उस तरीके से हमने एग्जाम्स को यहाँ रखा है। न्यूमेरिकल्स भी डाला है, MCQs भी डाला है, कंसेप्चुअल चीजें भी डाला है एंड पूरे सातों सेक्शंस को कवर करते हुए सारी चीजों को हमने इसमें रखा है, ठीक है। और ये एग्रीउग के द्वारा डिजाइन किया हुआ मॉडल सेट पेपर है और इसी तरीके से आप लोगों को सारे मॉडल सेट पेपर देखने के लिए मिलेंगे। ये पहला पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ इन यूट्यूब और इसके बाद के जितने भी पेपर्स होंगे जो सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को मिलने वाले हैं इन द एप्लीकेशन, जिन भी बच्चों ने कोर्स हमारा ज्वाइन किया होगा उन सभी को ये जो है एप्लीकेशन में मिलेंगे अगले सेट्स, है ना। जो सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 3 है, वो आगे के आने वाले जितने भी सेट्स होंगे वो पूरे आप लोगों को एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का पहला सेट को कि कैसे क्वेश्चंस दिए, मैं उनको पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसी तरीके से सारे पेपर्स में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इसका पेपर भी मिलेगा। ये आप लोगों को नॉलेज इंक्रीज करने के पर्पज से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर तैयार करके आप लोगों के लिए लाया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, जितना भी थेरेटिकल पोर्शन आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है इन द कोर्स वो सारा पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, उसी पर्पज से हम लोगों ने यहाँ चीजों को रखा है। और वन बाय वन विल डिस्कस ऑल द MCQs नाउ। सबसे पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर हिली रीजन। यहाँ पूछा है कि हिली रीजन में कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सुटेबल होता है। पहला है नाला या बंड बनाना, परकोलेशन टैंक बनाना, चेक डैम बनाना या कंटू ट्रेंच बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जहां पर भी हिली एरियाज रहता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, कंटू ट्रेंच बनाते हैं, है ना। कंटूर ट्रेंच इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि कंटूर ट्रेंच हिल्स पे कंटूर लाइन के अलोंग बनाई जाती है, या रन ऑफ को स्लो करती है और पानी को मिट्टी में एब्जॉर्ब होने का टाइम देती है बेसिकली, है ना। एंड हिली एरियाज के लिए बेसिकली परफेक्ट होता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन का आंसर है दैट विल बी द कंटूर ट्रेंच। तो आप लोगों को पता चल गया कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सुटेबल होता है किसके लिए, कंटूर ट्रेंच के लिए। ओके, कम्स इनटू द सेकंड क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा स्पीडली रखेंगे क्योंकि बेटा 150 क्वेश्चंस है, मैंने पैटर्न डिस्कस नहीं किया है। पैटर्न इस तरीके से होगा, टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का आता है, ड्यूरेशन 2 घंटे का रखा है हम लोगों ने, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं फास्टली जाऊंगा, ठीक है। द हाइड्रोलिक रेडियस आर ऑफ अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ डिप्थ वाई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट। तो हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है बेसिकली, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है आप लोगों का, हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर होता है, ठीक है। एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर के फॉर्म से दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोलिक रेडियस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला गया है कि वाइड रेक्टेंगल चैनल में हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है। तो बेसिकली वाइड रेक्टेंगल चैनल में हमने पढ़ा था कि वाइड रेक्टेंगल चैनल में जो हाइड्रोलिक रेडियस का जो वैल्यू होता है दैट विल बी अ वाई, क्योंकि वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में विड्थ ज्यादा होने के कारण आर जो होता है बेसिकली ये बराबर हो जाता है वाई के, है ना। विड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है, उस कंडीशन में बराबर हो जाता है वाई के, एंड इस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाता है, वाई विल बी द राइट आंसर। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया है इन द कोर्स, है ना, कोई भी चीजें यहाँ पर छोड़ा नहीं है। जिनने भी बच्चों ने नोट्स बनाया होगा दे कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन द नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इक्वेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनफिल्ट्रेशन रेट। इनफिल्ट्रेशन रेट किस इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जाता है बेसिकली पूछा गया, रोटेशनल इक्वेशन, कोस्टियोको इक्वेशन, डार्सी लॉ, पिनमन मॉन्टेज इक्वेशन, है ना। तो जो इनफिल्ट्रेशन रेट होता है उसके लिए मैंने बताया था कोस्टी एवक इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं इनफिल्ट्रेशन मेजर करने के लिए, है ना। बेसिकली ये क्या होता है इक्वेशन, आई इज इक्वल्स टू ए इंटू टी की पावर बी के फॉर्म में हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं। जब हमने इनफिल्ट्रेशन पढ़ा था वहां पढ़ा था, जहां आई जो रिप्रेजेंट कराता है दैट विल बी द इनफिल्ट्रेशन रेट और टी विल बी द टाइम, कितने टाइम पर हो रहा है। ये सॉइल में पानी के एब्जॉर्ब होने की रेट को बताने का काम करता है, जो ये डिस्क्राइब करता है इनफिल्ट्रेशन रेट। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन गेट द वैल्यू कि पानी एब्जॉर्ब होने के रेट क्या है, बेसिकली उसको हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द। आगे बढ़ते हैं। द फ्लो इन अनलाइंड
canal is most efficient when bed slope is maximum, wetted parameter is minimum, area is maximum या side slope is 1:1। तो अनलाइन कैनाल कब सबसे एफिशिएंट होता है बेसिकली, अगला क्वेश्चन बोला गया। तो अनलाइन चैनल कब होता है बेसिकली, तो मैंने बताया था कि वेटेड पैरामीटर जब आपका क्या हो, मिनिमम, है ना, उसी कंडीशन में क्या होता है कि अनलाइन कैनाल जो होते हैं आपके मोस्ट एफिशिएंट होते हैं। अब कैसे, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कम फ्रिक्शन लॉस। अगर किसी भी कंडीशन में वी आर चेकिंग द एफिशिएंसी तो उसका मतलब होता है कि फ्रिक्शन लॉस का कम होना, ठीक है, कम फ्रिक्शन लॉस होना। वेटेड पैरामीटर जितना कम होगा फ्रिक्शन उतना कम होगा, और फ्लो भी आप लोगों का क्या होगा, ज्यादा होगा। उस कंडीशन में फ्लो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि दैट विल बी द सफिशिएंट कंडीशन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 5, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द रूट जोन टू फील्ड कैपेसिटी इज व्हाट, है ना। यहाँ पर बोला गया है कि रूट जोन को फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए रिक्वायर्ड पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ड्यूटी बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोला जाता है। ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर है जो क्रॉप को चाहिए होता है बेसिकली फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है ना। तो बेसिकली द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अ वियर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर व्हाट। वियर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, प्रेशर हेड को, ग्राउंड वाटर टेबल को, वेलोसिटी को, या डिस्चार्ज टू ओपन फ्लो। तो बेसिकली डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा वियर्स का, है ना। तो डिस्चार्ज इन ओपन चैनल वी आर यूजिंग फॉर द वियर, ओके। और वियर एक फ्लो मेजरमेंट डिवाइस है जो ओपन चैनल में डिस्चार्ज निकालने के लिए बेसिकली काम आता है। तो द क्वेश्चन नंबर 6 विल बी करेक्ट हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। तो बेसिकली ओवो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंजप्शन यूज ऑफ वाटर में क्या इंक्लूड होता है, तो एवोपोर ट्रांसपिरेशन इसमें इंक्लूड होता है कंजप्टिव यूज ऑफ द वाटर में। बेसिकली इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर मेजरिंग स्ट्रीम फ्लो इन नेचुरल चैनल इज व्हाट। स्ट्रीम फ्लो मेजर करने के लिए बेस्ट मेथड क्या होती है, तो स्ट्रीम फ्लो मेजर करने के लिए हम लोगों ने बताया था कि जो वेलोसिटी एरिया मेथड जो होती है बेसिकली ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है। देखिए बेटा टाइम कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ। बाकी मैं आप लोगों को पेपर दूंगा, यू कैन सॉल्व वन बाय वन ऑल द थिंग्स, है ना। केवल हम लोग करेक्ट आंसर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो भी चीजें होगी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 150 क्वेश्चंस आप लोगों के पूरे लेक्चर में करवाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करवाएं। Field capacity of soil is 25% and wilting point is 12%. What is the available water holding capacity, है ना। field capacity 25% दिया हुआ है एंड wilting point आपको 12% है, तो अवेलेबल वाटर कितना दिया हुआ है। तो जो अवेलेबल वाटर का फॉर्मूला होता है दैट विल बी द अवेलेबल वाटर इज इक्वल्स टू द फील्ड कैपेसिटी माइनस विल्टिंग पॉइंट, ओके। फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट दोनों के क्या होता है, माइनस में किया जाता है। बेसिकली 25% यहाँ वैल्यू रख देंगे, 12% यहाँ वैल्यू रख देंगे, you will get a value that will be 13% and the 13% will be the first number option, okay। तो फील्ड कैपेसिटी दिया है, विल्टिंग पॉइंट दिया है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फ्रॉम द फॉर्मूला। ये भी मैंने बताया हुआ है। ड्यूटी ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड इन व्हाट, ड्यूटी किस तरीके से एक्सप्रेस की जाती है, तो ड्यूटी को बेसिकली हेक्टेयर पर क्यूबिक में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो स्प्रिंकलर में यूनिफॉर्म स्प्रे के लिए प्रेशर कंट्रोल करना होता है, जिसका रेगुलेटर उसी के का काम करता है ना, ड्यूटी का बेसिकली काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यूज्ड टू रिड्यूस प्रेशर टू द रिक्वायर्ड लेवल इज स्प्रिंकलर हेड, लेटरल पाइप, प्रेशर रेगुलेटर या फिल्टर, है ना। तो बेसिकली चलिए इसमें बात करते हैं कि कंपोनेंट के बारे में बात किया गया है इसमें कि प्रेशर कम करने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम में हम लोग क्या लगाते हैं। तो प्रेशर कम करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें कि प्रेशर रेगुलेटर लगाते हैं, जिससे कि प्रेशर को हम लोग क्या कर पाए, रेगुलेट कर पाए। तो स्प्रिंकलर में यूनिफॉर्म स्प्रे के लिए प्रेशर कंट्रोलर लगा होता है जो रेगुलेट करने का बेसिकली काम करता है, ओके। ये चीज थी। अगला, फॉर फ्री बोर्ड डिजाइन इन फार्म पॉन्ड द मिनिमम फ्री बोर्ड हाइट जनरली रिकमेंडेड इज व्हाट। फार्म पॉन्ड बनाते समय, है ना, में मिनिमम फ्री बोर्ड कितना रिकमेंडेड होता है, मिनिममली हम लोग कितना फ्री बोर्ड रिकमेंडेड करते हैं। तो बेसिकली फार्म पॉन्ड बनाते समय 50 सेंटीमीटर का हम लोग जो है बेसिकली फ्री बोर्ड को रिकमेंड करते हैं। ये फ्री बोर्ड एक्स्ट्रा हाइट होती है जिससे ओवरफ्लो ना हो ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल, एंड मिनिमम 50 सेंटीमीटर दिया जाता है बेसिकली जो फ्री बोर्ड होता है। तो 12 नंबर ऑप्शन का आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं।
विच पैरामीटर कंट्रोल द रिचार्ज रेट इन रिचार्ज शाफ्ट? रिचार्ज शाफ्ट में रिचार्ज रेट किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली ये पूछा गया। तो रिचार्ज शाफ्ट में जो रिचार्ज रेट होता है ये सॉइल परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है ना, जो सॉइल की परमेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है बेसिकली। कैसे? तो जो सॉइल जितनी परमेबल होगी पानी उतना फास्ट स्टीप करेगा, बेसिकली रिचार्ज रेट क्या होता है उसके वजह से बढ़ता है। तो रिचार्ज रेट कहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, कहाँ इंक्रीज किया जा सकता है, तो सॉइल परमेबिलिटी के हिसाब से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन पाइप नेटवर्क द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग व्हाट? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि पाइप फ्लो में फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। तो पाइप फ्लो में जो फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला होता है बेसिकली डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है हम लोग वहां पे यूज करते हैं, कहां पर? पाइप नेटवर्क में, है ना। जो फ्रिक्शन लॉस का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वहां पर हम लोग डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को, आपको मैंने पढ़ाया था कि एच एफ इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर बाय 2g के फॉर्म में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। फॉर्मूला आप लोग कुछ कुछ भी याद कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने फॉर्मूले सीट्स भी मैंने आप लोगों को कम दिया है इन द पेपर। या क्वेश्चन नंबर 15, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो इज व्हाट? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है ओपन चैनल में, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, बेसिकली ये पूछा गया। तो ओपन चैनल में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है बेसिकली सरफेस के थोड़ा नीचे, हमने देखा था कि सरफेस के थोड़ा नीचे होता है वेलोसिटी जो होती है बेसिकली। तो द ऑप्शन नंबर 3, मैक्सिमम बिलो द सरफेस। ओके, सरफेस के नीचे आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। या क्वेश्चन नंबर 16, विच कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोलिक साइकिल कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द स्ट्रीम फ्लो, इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर इंटरसिपेशन या रन ऑफ? बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि स्ट्रीम फ्लो में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने वाला फैक्टर कौन सा होता है। तो स्ट्रीम फ्लो में जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली वो रन ऑफ जो होता है ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है ना। रन ऑफ सरफेस से डायरेक्टली स्ट्रीम में फ्लो करता है और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ये होता है ना स्ट्रीम फ्लो का। तो द आंसर विल बी रन ऑफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, विच इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर एरिड जोन विथ हाई विंड? एरिड जोन और हाई विंड के लिए सुटेबल इरिगेशन मेथड कौन सी होती है? तो बेसिकली जो ड्रिप इरिगेशन होता है ये एरिड जोन और हाई विंड के लिए सुटेबल इरिगेशन मेथड मानी जाती है। ड्रिप से पानी सीधा रूट जोन में जाता है और विंड लॉस या इवेपोरेशन मिनिमल होती है इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जो ड्रिप इरिगेशन होता है दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 18, द रोटेशनल मेथड इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? स्मॉल अर्बन वाटरशेड, लार्ज फॉरेस्ट बेसिन्स, एग्रीकल्चर लैंड्स एंड लेगेड रिजर्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा हुआ है कि रोटेशनल मेथड कहाँ अप्लाई किया जाता है बेसिकली। तो रोटेशनल मेथड हमने बताया था कि जो स्मॉल अर्बन वाटरशेड होते हैं, अभी मैंने वाटरशेड के चैप्टर्स पढ़ाया है ना। तो जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे होंगे वाटरशेड में मैंने ये सारी चीजों को क्लियर किया हुआ था, जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने उतना ही पढ़ाया है। ठीक है, तो स्मॉल अर्बन वाटरशेड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, लेसिस थ्योरी इज यूज्ड फॉर व्हाट? लेसिस थ्योरी किस डिजाइन के लिए यूज होती है? तो बेसिकली कैनाल डिजाइन के लिए यूज होती है एलुवियल सॉइल में। ओके, तो द कैनाल डिजाइन इन एलुवियल सॉइल हम लोग यूज करते हैं क्योंकि लेसी थ्योरी एलुवियल कैनाल्स का हाइड्रोलिक डिजाइन के लिए डेवलप की गई होती है। क्वेश्चन नंबर 20, द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी इन अनलाइन कैनाल इज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट? प्रिवेंट सिल्टेशन, अवॉइड सीपेज लॉसेस, मिनिमाइज इरोजन या रिड्यूस इरोजन। तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि अनलाइन कैनाल में मैक्सिमम वेलोसिटी लिमिट क्यों होती है। ओके, अनलाइन कैनाल जो होते हैं उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों होती है, बेसिकली ये पूछा गया। तो बेसिकली टू अवॉइड द इरोजन हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। हाई वेलोसिटी से सॉइल इरोड हो सकती है और इसलिए लिमिट रखते हैं, तो वो इरोजन को क्या करती है बेटा, अवॉइड करती है। तो बेसिकली द ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हियर, अवॉइड सीपेज लॉसेस विल बी द करेक्ट आंसर नाउ। क्वेश्चन नंबर 21, यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इन एसआई यूनिट। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी का जो एसआई यूनिट होता है दैट विल बी द मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। ठीक है, और परमिबिलिटी वेलोसिटी का रूप में एक्सप्रेस होती है, इसलिए यूनिट मीटर पर सेकंड के फॉर्म में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। विच रिमोट सेंसिंग बैंड इज मोस्ट सेंसिटिव टू मॉइस्चर कंटेंट? ओके, मॉइस्चर के लिए मोस्ट सेंसिटिव रिमोट सेंसिंग बैंड क्या होता है? तो बेसिकली विजिबल रेड, नियर इंफ्रारेड या शॉर्ट वेव इंफ्रारेड या फिर थर्मल इंफ्रारेड।
तो मैंने बताया था कि मॉइस्चर जो होता है उसके लिए जो मोस्ट सेंसिटिव रिमोट सेंसिंग बैंड जो होते हैं आप लोगों के, ये शॉर्ट वेव इंफ्रारेड का हम लोग यूज करते हैं, है ना, फॉर द ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड जो होती है, SWIR बैंड जो होती है, सॉइल एंड वेजिटेशन मॉइस्चर डिटेक्ट करने में हाईली सेंसिटिव पाई जाती है। बेसिकली उस कंडीशन की वजह से हम लोग जो है मॉइस्चर के लिए जो है सेंसिटिव रिमोट सेंसिंग बोर्ड यूज करते हैं, जिसका नाम होता है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। ओके, क्लियर है? या प्लम इज जनरली यूज्ड फॉर व्हाट? प्लम्स का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? तो बेसिकली प्लम्स का यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को मेजरिंग फ्लो को यूज करने के लिए, है ना। तो रिड्यूसिंग फ्लो, स्टोरिंग फ्लो या मेजरिंग फ्लो। तो मेजरिंग फ्लो के लिए हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली प्लम्स ओपन चैनल में डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए लगाया जाता है। लाइक पार्सल प्लम्स इनका यूज किया जाता है। ओके, तो डिस्चार्ज के लिए इसमें यूज कर रहे हैं, डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं दैट विल बी द पार्सल प्लम्स। या क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन फॉर ओपन चैनल इज व्हाट? ओके, क्रॉस सेक्शनल जो ओपन चैनल के लिए मोस्ट एफिशिएंट होता है उसके बारे में पूछा गया है। मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शनल फॉर ओपन चैनल, तो बेसिकली मोस्ट एफिशिएंट कौन सा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से सेमी सर्कुलर विल बी द राइट आंसर, है ना। जो सेमी सर्कुलर सेक्शन होता है उनमें मिनिमम वेटेड पैरामीटर होता है फॉर गिवन एरिया एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी वहां देखने के लिए आप लोगों को मिलती। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका सेमी सर्कुलर विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द टाइम इंटरवल बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ रेनफॉल एंड पीक रन ऑफ इज व्हाट? रेनफॉल के सेंटर ऑफ मास और पीक रन ऑफ के बीच का टाइम पूछा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेनफॉल और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो टाइम होता है, नहीं, रेनफॉल के सेंटर ऑफ मास और पीक रन ऑफ के बीच का टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली लैग टाइम। ओके, लैग टाइम हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। लैग टाइम वो ड्यूरेशन है जिसमें रेनफॉल से पीक रन ऑफ बनता है, और इसका हाइड्रोलॉजी में काफी हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो द ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट हियर। लैग टाइम हमने बताया भी था इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द डार्सी लॉ इज वैलिड फॉर व्हाट? डार्सी लॉ किस लिए वैलिड होता है उसके बारे में पूछा गया है। डार्सी लॉ जो होता है बेसिकली, तो डार्सी लॉ के बारे में बताया था कि इसका लेमिनार फ्लो थ्रू पोरस मीडिया। ओके, जो डार्सी लॉ होता है बेसिकली लेमिनार फ्लो थ्रू द पोरस मीडिया के लिए यूज होता है। हाउ? तो डार्सी लॉ तब वैलिड होता है जब पानी पोरस मीडिया जैसे मिट्टी हो गया, सैंड हो गया या ग्रेवल हो गया में लेमिनार फ्लो के रूप में क्या करता है, फ्लो करता है। यानी फ्लो क्या हो सकता है, स्मूथ हो सकता है या तो स्ट्रेट लेयर में होता है बेसिकली। तो दैट्स व्हाई जो डार्सी लॉ होता है बेसिकली वैलिड होता है लेमिनार फ्लो थ्रू द पोरस मीडिया। पोरस मीडिया से अगर हो रहा है तो बेसिकली वहां पर आप लोगों का ये यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म ड्यूटी इन इरिगेशन मीन्स व्हाट? ड्यूटी इन इरिगेशन मीन्स व्हाट? तो बेसिकली यहाँ बोला है कि ड्यूटी जो होती है वो इरिगेशन में क्या मीनिंग होती है उसकी। तो ड्यूटी की जो इरिगेशन में मीनिंग होती है बेसिकली डेप्थ ऑफ द वाटर सप्लाइड, एरिया इरिगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज, water required per plant or water lost in the transmission. So basically the correct answer will be the area irrigated per unit discharge. Okay, क्योंकि ड्यूटी का मतलब होता है एक क्यूमिक, क्यूमिक इंट मीन्स मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। क्यूमिक, एक क्यूमिक डिस्चार्ज से कितना एरिया, एरिया इन द फॉर्म ऑफ हेक्टेयर इरिगेशन होता है, ये एक एफिशिएंसी टर्म होती है। कितना इससे इरिगेशन होता है बेसिकली वो हम लोग निकालते हैं, और ये क्या होती है आप लोगों की एक एफिशिएंसी टर्म भी आप लोगों की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन आप लोगों को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कंजप्टिव यूज ऑफ द क्रॉप मेनली इंक्लूड व्हाट? ओके, कंजप्टिव यूज ऑफ द क्रॉप मेनली क्या इंक्लूड करते हैं बेसिकली पूछा गया है। तो इनफिल्ट्रेशन या सीपेज को करते हैं, ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन को करते हैं, डीप परकोलेशन या रन ऑफ को, या इंटरसेप्शन एंड परकोलेशन। तो बेसिकली द करेक्ट आंसर विल बी द ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। जो कंसेप्टिव यूज होता है वो बेसिकली मेनली ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के लिए यूज होता है। जब भी मैंने बोला था कि इवेपो ट्रांसपिरेशन, एक क्वेश्चन अभी ऊपर भी देखे हमने कि इवेपो ट्रांसपिरेशन इंक्लूड होता है ना, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब बेसिकली होता क्या है, जो कंसेप्टिव यूज में हम लोग क्या होता है ना, प्लांट के द्वारा पानी का ट्रांसपिरेशन करते हैं और सॉइल सरफेस से पानी का इवेपोरेशन दोनों करते हैं, है ना। तो ये कंसेप्टिव यूज के अंदर में हमारा आता है। तो हम दोनों प्रोसेस को एक साथ कर रहे हैं, इट मींस ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, इवेपोरेशन भी आप लोगों का हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 29, स्प्रिंकलर सिस्टम इज बेस्ट सुटेड फॉर व्हाट?
स्प्रिंकलर्स जो सिस्टम होता है कहाँ सुटेड होता है बेसिकली, हेवी क्ले सॉइल्स में, सैंडी सॉइल्स में, सेलाइन सॉइल्स में, स्टीप स्लोप्स में। तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है बेसिकली ये स्टीप स्लोप्स में आप लोगों का जो बेसिकली देखने के लिए मिलता है ना। जो इसके बारे में अगर मैं बात करूं स्टीप स्लोप के बारे में, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन हिली एरियाज या स्टीप स्लोप्स वाले एरिया में काफी यूजफुल होता है, क्योंकि इनमें सरफेस रन ऑफ क्या होता है बेसिकली कम होता है ना। तो इस सरफेस रन ऑफ कम होने की वजह से स्प्रिंकलर इरिगेशन उस जगह पर क्या होता है बेसिकली बेस्ट माना जाता है। तो स्टीप स्लोप्स में जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन ज्यादा तरीके से वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन फॉर रो क्रॉप लाइक मेज इज व्हाट? बॉर्डर इरिगेशन, फरो इरिगेशन, चेक बेसिन या स्प्रिंकलर, यहाँ पर पूछा हुआ है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड जो होती है सरफेस इरिगेशन फॉर रो क्रॉप में दैट विल बी द फरो इरिगेशन। वहां पर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड हम लोग यूज करते हैं वो कौन सी है? हमारी फरो इरिगेशन मेथड होती है। फरो इरिगेशन में क्रॉप के बीच में छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है, जिससे क्या होता है बेसिकली वाटर फ्लो करता है और रो क्रॉप के लिए बेसिकली बेस्ट होता है ना। तो फरो इरिगेशन हमारा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन। तो इस तरीके से देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और थ्योरेटिकल पोर्शन आपने किया है और अपने तरफ से भी अगर आपने एफर्ट लगा करके सारी नोट्स बनाया है, सारी चीजों को प्रिपेयर किया, तो यू कैन not leave any types of the question in the examination. You can solve all the complete paper on the examination. Okay, yeah. Which of the following is not assumption of Kostyakov equation? अभी हमने बात किया था इस इक्वेशन के बारे में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो बेसिकली कौन सा assumption सही नहीं है बोला है? तो इनफिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज विद द टाइम, कांस्टेंट सॉइल मॉइस्चर, नो सरफेस रन ऑफ, या सॉइल इज होमोजेनियस। तो द करेक्ट आंसर विल बी कांस्टेंट सॉइल मॉइस्चर। ओके, कांस्टेंट सॉइल मॉइस्चर जो है assumption नहीं होता उस कंडीशन में, क्योंकि कॉस्टिक इक्वेशन इन्फिल्ट्रेशन के टाइम के साथ डिक्रीज होने का रिप्रेजेंट करता है, पर एक कांस्टेंट सॉइल मॉइस्चर अज्यूम नहीं करता है ना। कांस्टेंट सॉइल मॉइस्चर अज्यूम करने का ये काम नहीं करता बेसिकली। तो कांस्टेंट सॉइल मॉइस्चर विल बी द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच डिवाइस इज बेस्ट फॉर मेजरिंग लो डिस्चार्ज इन फील्ड चैनल? ओके, बेसिकली यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी डिवाइस बेस्ट होती है मेजर करने के लिए लो डिस्चार्ज इन फील्ड में। फील्ड के लिए कौन सी मेथड आप लोगों की बेस्ट होती है? तो बेसिकली वी नॉच वियर मेथड इज यूज्ड फॉर द बेस्ट कंडीशन, है ना। जो वी नॉच मेथड होती है बेसिकली ये यूज होता है। वी नॉच वियर लॉ डिस्चार्ज के लिए सेंसिटिव और एक्यूरेट होता है बेसिकली। स्मॉल स्ट्रीम्स में ये बेसिकली यूज होता है ना। जो स्मॉल स्ट्रीम्स होते हैं बेसिकली वहां पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव रेनफॉल इज व्हाट? टोटल रेनफॉल, रेनफॉल स्टोर्ड इन द रूट जोन, रेनफॉल लॉस्ट इन द डीप पर्कुलेशन, या इनफिल्ट्रेशन एब्स्ट्रक्शन? तो जो इफेक्टिव रेनफॉल होता है बेसिकली ये रेनफॉल स्टोर्ड इन द रूट जोन आप लोगों का होता है। इफेक्टिव रेनफॉल वही होता है जो रूट जोन में स्टोर हो जाए और क्रॉप यूज कर सके, है ना। क्रॉप उसको क्या कर पाए? यूज कर पाए, तो वहीं पे आप लोगों का ये यूज होता है। तो ये रेनफॉल स्टोर्ड इन द रूट जोन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन। ठीक है, ये होता है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, उनको देखते हैं। द हाइट ऑफ द ट्रेपेजोइडल चैनल विल बी 2 मीटर एंड बेस विड्थ विल बी 3 मीटर एंड साइड स्लोप दिया बेटा 1:1। तो व्हाट इज द टॉप विड्थ? टॉप विड्थ आप लोगों को निकालने बोला है, और द टॉप विड्थ का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? टॉप विड्थ का फॉर्मूला मैंने बताया था कि टॉप विड्थ इज बेस विड्थ। सबसे पहले हम लोग बेस विड्थ लिखते हैं, उसके बाद उसमें प्लस 2 इंटू हाइट इंटू साइड स्लोप। ओके, साइड स्लोप का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो बेसिकली बेस विड्थ आपकी कितनी दिया है? 3 दिया हुआ है। हाइट कितनी दिया है बेटा? 2 इंटू 2 हो जाएगा, और स्लोप आप लोगों का मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, एंड यू विल गेट अ 3 प्लस 4 दैट विल बी ए 7 मीटर। तो 7 मीटर वैल्यू गिवन है क्या? तो द ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर, है ना। तो टॉप विड्थ निकालने के लिए आप लोगों का बेस विड्थ प्लस 2 इंटू हाइट इंटू साइड स्लोप तीनों मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, यू विल गेट द टॉप विड्थ हियर। टॉप विड्थ का आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35, the principal cause of water erosion in agriculture field is what? Principal cause water erosion in agri field is what? तो rainfall intensity इसमें ग्रेटर देन होती है इनफिल्ट्रेशन के, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना कि इंटेंसिटी का इनफिल्ट्रेशन रेट क्यों ज्यादा हो जाता है? इनफिल्ट्रेशन से क्यों ज्यादा हो जाता है? तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, जब बारिश की तेजी ज्यादा होती है ना, बारिश क्या होती है? तेजी से होती है, ज्यादा होती है, और मिट्टी में एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी कम होती है उस कंडीशन में। तो बेसिकली उस कंडीशन में क्या होता है? रन ऑफ होता है, जो इरोजन का कारण बनता है ना। जो कि क्या होता है? इरोजन का कारण आप लोगों को बनने का
होता है और उस कंडीशन में इरोजन देखने के लिए मिलता है। तो ये आप लोगों का द क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 36 बोला स्ट्रीम गेजिंग इज कंडक्टेड टू व्हाट। स्ट्रीम गेजिंग पूछा है किस में कंडक्ट किया जाता है बेसिकली। तो स्ट्रीम गेज का जो पर्पस होता है बेसिकली रन ऑफ को एस्टिमेट रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट। ओके द राइट ऑप्शन विल बी एस्टिमेट रन ऑफ द कैचमेंट। बेसिकली क्यों होता है स्ट्रीम गेजिंग का जो मेन पर्पस होता है बेसिकली ये क्या होता है रिवर या स्ट्रीम से रन ऑफ को एक्यूरेटली मेजर करने का ये काम होता है। जो स्ट्रीम गेजिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि मान लो आपका स्ट्रीम गेज लगा हुआ है तो उसका पर्पस है कि रिवर या स्ट्रीम जो आप लोगों की बनी हुई है उसमें से क्या करना रन ऑफ को एक्यूरेटली मेजर करने का काम होता है स्ट्रीम गेजिंग का। ठीक है तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हियर। Next question, the modulus of the subgrade reaction is important for what? Pipeline design, embankment design, pavement design या lining design. Okay, तो modulus क्या होता है subgraded reaction का? तो basically pavement design will be the right answer for the condition. Pavement की design ये आप लोगों का right होता है। इस modulus का यूज रोड या पेवमेंट डिजाइन में किया जाता है जो सॉइल की सपोर्टिंग कैपेसिटी बताता है बेसिकली है ना। सॉइल की सपोर्टिंग कैपेसिटी बताने के लिए पेवमेंट डिजाइन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 38 बेस्ट लोकेशन फॉर परकोलेशन टैंक इज व्हाट। ओके परकोलेशन टैंक की बेस्ट लोकेशन क्या होती है तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम ऑफ द वाटर सेट विल बी द बेस्ट लोकेशन। ओके परकोलेशन टैंक में कहाँ लगा होता है बेसिकली डाउन स्ट्रीम ऑफ द वाटर सेट। जो परकोलेशन टैंक ऐसी जगह बनाया जाता है जहां मैक्सिमम रन ऑफ इकट्ठा हो यानी वाटर सेट का निचला भाग में बेसिकली बनाया जाता है। तो डाउन स्ट्रीम ऑफ द वाटर सेट विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 मैनिंग्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट फॉर व्हाट। मैनिंग्स का फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है तो मैनिंग का फॉर्मूला डिस्चार्ज इन ओपन चैनल्स है ना। ओपन चैनल्स में डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मैनिंग्स का फॉर्मूला लगाते हैं। मैनिंग्स फॉर्मूला से ओपन चैनल नदी कैनाल में डिस्चार्ज कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली बेस्ड ऑन द स्लोप रफनेस एंड हाइड्रोलिक रेडियस के बेसिस पे इसका यूज किया जाता है। मैनिंग्स फॉर्मूला यूज्ड फॉर द कंडीशंस। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनगेटेड स्ट्रक्चर। ओके अनगेटेड स्ट्रक्चर के लिए रेक्टेंगुलर नोच हम लोग यूज करते हैं ये भी मैंने बताया हुआ था। बेसिकली रेक्टेंगुलर नोच एक अनगेटेड स्ट्रक्चर होता है जहां पानी फ्रीली क्या करता है बेसिकली फ्लो करता है और कोई गेट इसमें लगा नहीं होता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं दैट विल बी द अनगेटेड स्ट्रक्चर। तो रेक्टेंगुलर नोच ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर आप लोगों को अनगेटेड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41 द मेन पर्पस ऑफ द फील्ड ड्रेनेज इज व्हाट। फील्ड ड्रेनेज का मेन पर्पस क्या होता है तो बेसिकली फील्ड ड्रेनेज का मेन पर्पस होता है रिमूव एक्सिस वाटर। एक्सिस वाटर को क्या करना रिमूव करना। ड्रेनेज का काम ही है रिमूव करना एक्सिस वाटर को। तो ड्रेनेज सिस्टम का एक मेन गोल होता है एक्स्ट्रा पानी को हटाना ताकि क्रॉप के लिए फेवरेबल मॉइस्चर कंडीशन क्या हो सके बन सके है ना। क्रॉप के लिए फेवरेबल मॉइस्चर कंडीशन बने इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं हटाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इन सरफेस इरिगेशन द एडवांस टाइम विल बी व्हाट। सरफेस इरिगेशन के लिए एडवांस टाइम क्या होता है टाइम टू रीच वाटर टू टिल टेल एंड। ओके दिस विल बी द राइट आंसर फॉर द कंडीशन। एडवांस टाइम जब हम लोग मेजर करते हैं सरफेस इरिगेशन में बेसिकली एडवांस टाइम का मतलब है वाटर को फील्ड के एंड तक पहुंचाना में कितना टाइम लगा इससे इरिगेशन एफिशिएंसी जज की जा सकती है ना। कितना टाइम उसमें लगा और इसी के बेसिस पे हम लोग इरिगेशन एफिशिएंसी को क्या करते हैं बेसिकली जज करते हैं। ठीक है तो एडवांस टाइम यहाँ पे आप लोगों का आता है। क्वेश्चन नंबर 43 द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट व्हाट। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है उसमें लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है तो बेसिकली प्रेशर हेड को रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है ना। ये भी मैंने बताया हुआ है। अब ये सब क्वेश्चंस ना ये सब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मैं आप लोगों को रियलिटी से करा रहा हूँ क्योंकि एज पर द पीवाईक्यूज ओके हम लोगों ने चीजों को देखा है और दिस इज द अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन। तो भाई जो वो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग चीजें आएगी है ना। तो बेसिकली ये भी है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो लाइन रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर हेड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा प्रेशर हेड को रिप्रेजेंट करता है। ये वाटर टेबल से बेसिकली रिलेटेड होता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज को कंट्रीब्यूट किसके थ्रू किया जाता है तो यहाँ पर बोला गया है तो यील्ड पर यूनिट वाटर यूज सॉरी मोस्ट कंट्रीब्यूटर हाँ तो ट्रांसपिरेशन बेस फ्लो डीप परकुलेशन या इवेपोरेशन।
तो डीप पर्कुलेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करवाते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज को। तो डीप पर्कुलेशन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि क्या होता है ना कि ग्राउंड सरफेस से पानी जब नीचे लेयर में चला जाता है ना, तो उससे डीप पर्कुलेशन कहते हैं। जब क्या हो रहा है कि मान लो आपकी ग्राउंड सरफेस है, इससे क्या हो रहा है, पानी नीचे की सरफेस की ओर चला जा रहा है, तो उस कंडीशन को वी आर टॉकिंग अबाउट द डीप पर्कुलेशन, है ना, उसी को हम लोग डीप पर्कुलेशन बोलते हैं। और ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक मेजर सोर्स होता है। ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करने के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द मेजर सोर्स फॉर द कंडीशन। ओके, तो यहाँ पर ये आप लोग का डिपेंड होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, वाटर प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज हाउ। वाटर प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, तो इल्ड पर यूनिट वाटर यूज्ड। ओके, उसके बेसिस पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इल्ड पर यूनिट वाटर यूज्ड हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें वाटर प्रोडक्टिविटी जो होती है टोटल क्रॉप इल्ड डिवाइडेड बाय टोटल वाटर यूज्ड, यानी एक यूनिट वाटर से कितना आउटपुट मिलता है, बेसिकली उसको हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसका फॉर्मूला भी लिख लो वाटर प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, टोटल क्रॉप इल्ड, है ना, टोटल क्रॉप की कितनी इल्ड है, डिवाइडेड बाय टोटल वाटर यूज्ड, कितना टोटल वाटर यहाँ पर क्या हुआ, यूज हुआ है, बेसिकली इन दोनों का ये डिवाइडेशन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46, सॉइल इरोजन बाय वाटर इज मैक्सिमम इन विच रीजन। सॉइल इरोजन वाटर मैक्सिमम कहां पर होता है, तो कल्टीवेटेड स्लोप्स में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो कल्टीवेटेड स्लोप विल बी द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि कल्टीवेटेड स्लोप क्या होता है, जब स्लोप पे कल्टीवेशन होती है ना, तो सॉइल लॉस हो जाता है, और बारिश के टाइम पर इरोजन भी ज्यादा होता है इस कंडीशन में। तो द कल्टीवेटेड स्लोप विल बी द करेक्ट आंसर। 1 हेक्टेयर मीटर ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉट। 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 1 हेक्टेयर का अगर मैं मीनिंग बताऊं इन द फॉर्म ऑफ लीटर्स, तो दिस विल बी द रियल वैल्यू। ओके, 10 लाख लीटर्स आप लोगों का 1 हेक्टेयर में आप लोगों का वाटर इक्वल्स के बराबर में होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मीटर की बात करें तो 1 हेक्टेयर मीटर में बेसिकली क्या होता है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर आप लोगों का क्या होता है, बेसिकली मीटर के फॉर्म में होता है। एंड इफ यू मल्टीप्लाइड बाय इन मीटर, कन्वर्ट करेंगे अगर मैं मीटर को, ओके, इनटू 1 मीटर, ओके, 10,000 इंटू 1 मीटर, तो ये 10,000 मीटर क्यूब आप लोगों का बेसिकली हो जाता है। और इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो इन द 10 लाख लीटर्स के फॉर्म में आप लोगों का ये कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से यू कैन मेजर द पॉइंट्स, इस तरीके से यू कैन इजीली मेजर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन स्प्रिंकलर सिस्टम इज व्हाट। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन स्प्रिंकलर सिस्टम बेसिकली मेजर ऑफ रेनफॉल वेरिएबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। मेजर करने के लिए किसको, रेनफॉल की वेरिएबिलिटी को। ओके, यूज किया जाता है बेसिकली। लोमी सॉइल्स इरोजन प्रोन होती है, इसलिए मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी अराउंड 0.6 मीटर पर सेकेंड ही रखना चाहिए आप लोगों को। जो मैक्सिमम रेनफॉल, सॉरी, जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है ना, ये अराउंड 0.6 मीटर पर सेकेंड ही आप लोगों को रखनी चाहिए लोमी सॉइल्स में। ये आप लोगों का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, मैक्सिमम परमेएबल वेलोसिटी फॉर अनलाइंड अर्थन चैनल्स लोमी सॉइल इज अराउंड। ये थोड़ा सा मैसअप हो गया है एक्चुअली, है ना, इसको हम लोग, ये मैं नीचे के ऑप्शन देख करके यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा रहा था। ये एक्चुअली होता है ना कि एक साथ बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन करने पे यूज होता है। चलिए, यहाँ मिस्टेक हुई है आप लोगों की, एक बार मैं इसको क्लियर करा दे रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन स्प्रिंकलर सिस्टम बेसिकली मेजर करने के लिए रेनफॉल की वेरिएबिलिटी के लिए ये यूज हो रहा है। ये मेजर करता है कि स्प्रिंकलर से गिरने वाला पानी कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फील्ड में, बेसिकली उसको मेजर किया जाता है। मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी फॉर अनलाइंड अर्थन चैनल इज अराउंड 0.6 मीटर पर सेकेंड। या इस कंडीशन में अभी क्या मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा था, इसके ऑप्शंस मैंने पढ़ लिया, या तो दैट विल बी अ डिफरेंट कंडीशन, तो वहां पर आपको मिस्टेक है ना। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है अनलाइंड अर्थन चैनल्स में बेसिकली करेक्ट होती है 0.6 मीटर पर सेकेंड। लोमी सॉइल्स इरोजन प्रोन होती है बेसिकली, और इसलिए मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी अराउंड 0.6 मीटर पर सेकेंड ही रखनी होती है हम लोगों को। तो ये यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोडक्ट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड व्हाट। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि जो रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली किसके बराबर होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेनफॉल डेप्थ। रेनफॉल डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली इंटेंसिटी और टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना। रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम कंसंट्रेशन जो होता है रेनफॉल डेप्थ के बराबर में होता है। रेनफॉल डेप्थ हमेशा mm में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मेजर करते हैं।
यूनिट ऑफ द रेनफॉल डेप्थ आप लोगों को भी पता होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से 50th क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड ऑन द सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेन डिजाइन क्राइटेरियन फॉर अ लाइन कैनल इज, अगला पूछा है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जस्ट सेकेंड ना, 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया हुआ है, 35 मिनट्स के आप लोगों के हुए। तो बेसिकली मैं एक काम करूँ क्या, 50 क्वेश्चंस का सेट बना करके दूंगा। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे अभी मैं 150 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करता हूँ, तो ये आप लोगों का आई होप कि मैसअप ना हो, इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि 50 क्वेश्चंस करके लेक्चर डाल दूँ। तो इस वजह से क्या होगा, सेट मैं आपको पूरा दे दूंगा एंड 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अभी दे देता हूँ। देन कल के लेक्चर में मैं 100 क्वेश्चंस इसके पूरे कर दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा ना, तो इस वजह से दिक्कत होगी आप लोगों को, है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चंस का एक सेट दे दे रहा हूँ, उसके बाद में आगे के क्वेश्चंस को जो है मैं डिस्कस करूंगा। ओके, नाउ ऑल द नेक्स्ट लेक्चर्स यू विल गेट ऑन द एप्लीकेशन नाउ। ओके।